पास ही में बैठे तनीषा के दोनों अंकल भी हैरानी से उठ खड़े हुए। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि वो तनीषा के मुंह से ऐसी बातें सुन रहे थे। एक अंकल ने कहा, क्या बकवास कर रही हो तुम तनीषा? तुम ऑलरेडी शादीशुदा हो। लेकिन अंकल, आप तो जानती ही हो कि वो शादी मैंने मजबूरी में की थी। मैं असल में अभिनव को चाहती हूँ। उसके दूसरे अंकल ने कहा, अरे ऐसे ही चाहने से शादियां होने लगती है क्या? मजाक बना रखा है। और अभिनव भी तो शादीशुदा है। अगर उसका मन नहीं होगा तो वो जबरदस्ती तुमसे शादी थोड़ी कर लेगा। क्यों बेकार में उसका घर तोड़ना चाहती हो? अब बात खुलने लगी थी तो तनीषा ने भी दनादन बोलना शुरू किया। आई नो राइट, मैं सोच रही थी कि पहले अभिनव का डिवोर्स करवा देती हूँ, फिर उससे शादी करूंगी, फिर वो हमारी फैमिली का भी पार्ट हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि मैं उसका घर तोड़ना चाहती हूँ। वो चाहे तो अपनी वाइफ को मिस्ट्रेस के तौर पर रख सकता है। आई डोंट माइंड, मैं बहुत ओपन माइंडेड हूँ। ये सुनकर उन दोनों अंकल्स का मुंह किसी गुफा के एंट्रेंस की तरह बड़ा खुल गया। बूढ़े चंद्रशेखर की तो सांसें गुस्से में तेज तेज फूल रही थी। वो चिल्लाते हुए बोला, अरे भाड़ में गया तुम्हारा ओपन माइंड। अगर ओपन माइंडेड होकर आदमी ये सब कुछ करता है तो हम क्लोज माइंडेड ही ठीक है। चंद्रशेखर को तेज तेज हाफते हुए देखकर दोनों अंकल्स ने उसे शांत करने की कोशिश की। चंद्रशेखर ने थोड़ा पानी पिया और बोला, अरे मुझे नहीं, इसको समझा, ये क्या बोल रही है? ये कहते हुए वो दोबारा तनीषा पर भड़का, अरे तुम्हारे छोटे भाई की उम्र का है वो, कुछ तो शर्म करो। तनीषा में अब हिम्मत आ गई थी। वो बोली, दादाजी आप समझ नहीं रहे, आजकल ऐसा ही चलता है। मेरे सारे फ्रेंड्स ने भी ऐसी ही शादी की है। निक, प्रियंका, कैट, विकी, अनु, चिकू, ये सभी अपने पतियों से उम्र में बड़ी है, वो भी 5-5, 8-8 साल। ये सुनते ही चंद्रशेखर गुस्से में तनीषा के ऊपर झपट पड़ा, लेकिन दोनों अंकल्स ने उसे तुरंत पकड़ लिया और बोला, चाचा जी शांत रहिए, क्या कर रहे हो? लड़की पर हाथ नहीं उठाते। चंद्रशेखर अपना सिर पीटते हुए बोला, अरे लेकिन ये लड़की लड़कियों जैसे भी तो होनी चाहिए। क्या घटिया और ऊट पटांग बातें कर रही है। अभिनव ना सिर्फ शादीशुदा है बल्कि अपाहिज भी है। ऐसा क्या पसंद आ गया इसको उसमें? तनीषा के अंदर अब जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा था, अचानक वो चंद्रशेखर के झपट्टे से ही चूर चूर हो गया और उसकी सांसें तेज हो गई थी। वो डर के मारे प्लेन की विंडो से चिपक गई थी। उसने कांपते हुए कहा, आई एम सॉरी दादाजी, आप प्लीज शांत रहिए। आप ठीक कह रहे हो, सारी गलती मेरी ही थी, इसलिए अभिनव गुस्से में है। प्लीज आप ये सब भूल जाइए। ये सुनते ही चंद्रशेखर ने तनीषा को घूर कर देखा और फर्श पर थूकते हुए बोला, थू है तुम्हारे इस ओपन माइंड पर जो अपने साथ साथ दूसरे का भी घर तोड़ना चाहती है। आजादी का मतलब ये नहीं कि तुम सिर्फ अपने जिस्म के गुलाम हो जाओ। जो लोग अपने सेंसेस के गुलाम हैं, वे कभी आजाद नहीं हो सकते, कभी नहीं। ये कहते हुए वो उठकर आगे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। दोनों अंकल्स भी तनीषा को गुस्से में घूर रहे थे। वे भी तुरंत आगे गए और चंद्रशेखर के साथ बैठ गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका अपना सिक्का खोटा निकलेगा। कुछ देर बाद चंद्रशेखर गहरी आवाज में बोला, तनीषा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आज तक क्या हुआ, लेकिन आगे से तुम अभिनव को लेकर कुछ नहीं करोगी और ना ही तुम्हारे दिमाग में ऐसे कोई वाहियात ख्याल आने चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह सुनकर तनीषा डरते हुए बोली, लेकिन अब मैं रुक नहीं सकती। मैंने पहले ही ऑर्डर देकर अपना प्लान स्टार्ट भी करवा दिया है। इतने में उनके प्लेन के बगल में एक फाइटर जेट आकर उड़ने लगा। उसके इंजन की आवाज इतनी तेज थी कि तनीषा की आखिरी बात चंद्रशेखर सुन नहीं पाया। सभी का ध्यान बाहर से आ रही आवाज पर चला गया। चंद्रशेखर ने बाईं तरफ की खिड़की से देखा तो फाइटर जेट उनके बहुत नजदीक उड़ते हुए कलाबाजियां खा रहा था। घबराहट के मारे चंद्रशेखर और बाकी सभी लोग डर गए। यहाँ तक कि पायलट के भी होश उड़ चुके थे। उन्हें लगा कि ये फाइटर जेट उन्हें मार गिराने आया होगा। अगले ही पल फाइटर जेट उनके प्लेन के इर्द गिर्द बैरल रोल लगाते हुए गोल गोल घूमने लगा और प्लेन की दूसरी तरफ आकर एकदम नजदीक से उड़ने लगा। तनीषा ने अपनी दाईं तरफ की खिड़की से बाहर देखा तो उसके अंदर अधिराज बैठा हुआ था। उसने साइन लैंग्वेज में इशारा करते हुए कहा, हमारी किस बाकी रह गई थी। ये कहते हुए
उसने तनीषा की तरफ एक फ्लाइंग किस उड़ा दी। तनीषा के चेहरे पर एक शॉक भी था और साथ ही साथ एक एक्साइटमेंट वाली मुस्कुराहट भी। चंद्रशेखर दौड़ते हुए तनीषा के पास आया ताकि खिड़की से बाहर देख सके, लेकिन इतने में एक झटके के साथ फाइटर जेट सीधे ऊपर की तरफ उड़ते हुए उनकी नजरों से ओझल हो गया। तनीषा को गूज बम्स आ गए थे। तभी चंद्रशेखर बोला, कौन था वो? तुमने देखा उसे? तनीषा नॉर्मल आवाज में बोली, नहीं तो। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन उसके दिल में एक खलबली सी मच गई थी। वो मन ही मन अभिनव और अधिराज के बारे में सोचने लगी। दूसरी तरफ अभिनव और हंसराज भी वापस सब अर्बन एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। अभिनव के ऊपर मंडरा रहे खतरे का बदला भी साफ हो गया था। हालांकि जितनी आसानी से ये सब हुआ था, वो अभी भी अभिनव और हंसराज के लिए एब्सर्ड था। वहां से अभिनव एक कार लेकर सीधे हॉस्पिटल की तरफ निकल गया। उसकी आंखों में अभी भी गुस्सा छाया हुआ था, जो कि हंसराज को बहुत परेशान कर रहा था। आखिरकार वो बोला, अभिनव, ऐसी क्या बात हो गई कि तुम बिल्कुल अपना आपा खो चुके हो? यहाँ तक कि दामोदर सर के साथ भी तुमने इतनी बदतमीजी से बात की। और मैं क्या करता? अभिनव चिढ़ते हुए बोला। हंसराज ने कहा, आई नो तुम्हारे अपने कुछ रीजंस होंगे अभिनव, लेकिन क्या तुम पुरानी बातें भूल नहीं सकते? क्या तुम दामोदर सर को माफ नहीं कर सकते? अभिनव ने दांत भींचते हुए गहरी सांस छोड़ी और फिर मुस्कुराते हुए हंसराज से बोला, कर दिया माफ। हंसराज हैरान रह गया। इस वक्त सुबह का सूरज उग रहा था। तभी अभिनव को सड़क के किनारे एक छोटा सा सफेद रंग का पपी दिखा। उसकी आंखों में एक चमक थी और वो एक छोटी सी हड्डी का चबाने की कोशिश कर रहा था। अभिनव ने गाड़ी रोकी और उसकी तरफ इशारा करते हुए बोला, हंसराज जी, इसे देख रहे हो आप? मान लो कि इसका मालिक इसे कमजोर और बेकार समझकर छोड़ गया हो और कल को सड़क पर रहते हुए ये स्ट्रांग बन जाए और फिर इसका मालिक इसे लेने वापस आ जाए, तो अपने मालिक के लिए इसके मन में प्यार जागेगा या नफरत? इस सवाल का हंसराज कोई जवाब ही नहीं दे पाया। वो बस चुपचाप पपी को खेलते हुए देख रहा था। अभिनव बोला, एक बात बताऊं, इस पपी को कोई फर्क नहीं पड़ता होगा इसका मालिक अमीर है या गरीब। इसे बस इस बात से फर्क पड़ता होगा कि इसका मालिक इसे प्यार करता है या नहीं। लोग अक्सर मजबूरियों का हवाला देते हैं, लेकिन आई फील कि जिसे साथ देना होता है वे हर मुसीबत में साथ दे सकता है। अभिनव, हंसराज धीमे से बोला। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके पास शब्द नहीं थे। तभी अभिनव आगे बढ़ा और उस पपी को गोद में उठाकर गाड़ी में ले आया। वो दोबारा हॉस्पिटल की तरफ चलते हुए बोला, मैं जानता हूं कि आपको क्या बात परेशान कर रही है, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो भी गलत नहीं है। जिस तरह मेरे पापा को फोर्स किया गया, उसी तरह मुझे भी फोर्स किया गया है और ये मैं किसी भी हाल में नहीं सह सकता। मैं कभी अपने लोगों को लावारिस तड़पने के लिए नहीं छोड़ सकता। हंसराज पूछना चाहता था कि आखिर इस गुस्से के पीछे का कारण क्या था, लेकिन अभिनव का खराब मूड देखते हुए वो चुप रहा। तभी अभिनव ने पपी के सर पर हाथ फेरा और बोला, अनन्या के लिए गिफ्ट कैसा रहेगा? हंसराज के दिल में उठ रहा तूफान अब धीरे धीरे शांत हो गया था। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और वो बोला, परफेक्ट। हॉस्पिटल पहुंचते ही अभिनव ने हंसराज से घर जाकर आराम करने के लिए कहा और खुद पपी को हाथों में लिए अनन्या के कमरे में पहुंच गया। अनन्या इस वक्त किसी छोटे बच्चे की तरह शांति से सो रही थी। ये देखकर अभिनव मुस्कुराया और बिस्तर के पास पहुंचकर पपी को उसके चेहरे के पास ले गया। पपी धीरे धीरे अनन्या के चेहरे को चाटने लगा, जिससे अनन्या की नींद खुल गई। एक पल के लिए तो वो शौक में चली गई और फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट छा गई। अभिनव प्यार से बोला, इसने तुम्हारी नींद खराब कर दी ना, बैड पपी। देखते ही देखते अनन्या खुश होकर चिल्लाई और बोली, ओह माय गॉड, सो क्यूट। ये किसका पपी है? अभिनव बोला, तुम्हारा। व्हाट, रियली? ये कहते हुए अनन्या ने पपी को गोद में उठा लिया और उससे हवा में झुलाने लगी। तुम्हें पसंद है? अभिनव ने पूछा। हाँ, बहुत ज्यादा। मैं तो सोच ही रही थी कि बेबी के आने के बाद एक पपी भी ले लेंगे। यू नो, इट्स गुड फॉर बेबी। ये कहते हुए अनन्या पपी के साथ खेलते हुए बोली, तुम बेबी को प्रोटेक्ट करोगे ना? बोलो बोलो। तभी एक नर्स अनन्या को चेक करने अंदर आई। पपी को देखते ही वो चिल्ला उठी,
ओह माय गॉड, सो क्यूट। ये कहते हुए वो एकदम नजदीक आ गई। अनन्या बोली, है ना, मुझे अभी अभी गिफ्ट मिला है। थैंक यू बेबी। नाइस मिस्टर अभिनव, पर ये इतना गंदा क्यों है? लाओ इसे मुझे दे दो, मैं इसको नहलाकर और वैक्सीनेशन करवा कर थोड़ी देर में ले आऊंगी। ओके, अनन्या ने कहा। बेसिक चेकअप करके नर्स पपी को अपने साथ वैक्सीनेट करवाने ले गई। तभी अभिनव बोला, वाणी कहाँ है? वो एक्चुअली ब्रेकफास्ट बनाने गई है। बेचारी आजकल बहुत थक जाती है। मेरे अलावा 2 और पेशेंट्स का खाना और उनका ध्यान रखना पड़ता है बेचारी को। अभिनव को यह सुनकर बड़ा रिग्रेट फील हुआ। वाणी और कबीर जैसे फाइटर अगर इंडिपेंडेंटली कहीं जॉब कर रहे होते तो लाखों की सैलरी पाकर मजे की जिंदगी काटते। हालांकि यहाँ भी उन्हें अच्छे पैसे मिलते थे, लेकिन अभिनव के ऊपर पिछले कुछ समय में हुए अटैक की वजह से वो ज्यादा सर्वेंट्स रखना प्रेफर नहीं करते थे। सारा काम कबीर और वाणी ही देख रहे थे। अभिनव बोला, एक बार तुम सब लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाओ, उसके बाद उसके ऊपर बर्डन कम हो जाएगा। हालांकि अभिनव मन ही मन काफी परेशान था। दिन ब दिन सिचुएशन और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही थी। नए नए शक्तिशाली दुश्मन खड़े हो रहे थे और अगले साल होने वाले कंपटीशन में अब केवल 11 महीने बचे थे। अभिनव को परेशान देख अनन्या बोली, तुम पूरी रात से जागे हुए? डिशेस बनाने लगा था। अगली सुबह हंसराज अभिनव को स्काई ग्लोबल के ऑफिस छोड़ने के बाद घर नहीं गया। उसने गाड़ी सड़क किनारे रोक दी। फोन पर दामोदर की कमजोर सी आवाज आ रही थी। क्या उसने सच में ये बात कही? हाँ, उसने यही कहा था, हंसराज बोला। उसने अभिनव की पपी वाली बात दामोदर को बता दी थी। दामोदर बोला, जिंदगी के 20-22 साल अकेले अनाथ की तरह काटना वाकई उसके ऊपर बहुत भारी रहा होगा। काश जवानी के दिनों में मेरे अंदर इतनी हिम्मत होती कि अम्मा जी के खिलाफ आवाज उठा पाता। हंसराज बोला, लेकिन ये भी तो हो सकता था कि लग्जरी की जिंदगी काटने पर अभिनव ऋषिराज या आरोही जैसा बन जाता, घमंडे और इनकम्पिटेंट। चमकने के लिए सोने को आग में तपना ही पड़ता है सर। फिर भी हंसराज, फिर भी एक बच्चे के लिए बिना माँ बाप की जीना कितना मुश्किल हुआ होगा। अब आगे क्या होगा? क्या अभिनव की जिंदगी में ये शांति आने वाले तूफान से पहले की शांति है? क्या तनीषा का चैप्टर इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा? अभिनव को अनन्या से छीनने के लिए उसने क्या प्लानिंग कर रखी है? क्या चंद्रशेखर उसे रोक पाएगा? क्या धीराज और तनीषा के बीच में एक नया रिश्ता जन्मेगा? क्या धीराज और तनीषा के बीच का रिलेशन अभिनव के लिए मौत का पैगाम लाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए आगे।